बरमूडा ट्रायंगल नाम तो सुना ही होगा, है ना। उत्तरी अटलांटिक महासागर का वो कह सकते हैं बदनाम हिस्सा, जहां कहते हैं कि जहाज और हवाई जहाज दशकों से बस यूं ही गायब हो जाते हैं, कोई निशान तक नहीं छोड़ते। पर सवाल ये है कि क्या ये वाकई कोई अलौकिक रहस्य है या कहानी कुछ और ही है। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द आज की सारी बातचीत घूमेगी। क्या हम सच में एक ऐसे पैरानॉर्मल वॉर्टेक्स की बात कर रहे हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को निगल जाता है, या फिर ये बस एक मनगढ़ंत कहानी है, एक मिथ है? चलिए आज इसी बदनाम समुद्री इलाके की तह तक चलते हैं और सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये कहानी है क्या। वही कहानी जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है, वो कहानी जिसने इस जगह को इतना डरावना नाम दिया, डेविल्स ट्रायंगल। आखिर ये बना कैसे? अच्छा, तो ये जो बरमूडा ट्रायंगल है, ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है। ये फैला है फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच। और इसका एरिया देखिए, कोई पक्की बाउंड्री तो है नहीं, पर अंदाजा है कि ये 5 लाख से लेकर 15 लाख वर्ग मील तक हो सकता है। मतलब एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं ठीक से परिभाषित ना किया गया समुद्री क्षेत्र। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये जो कहानी है ना, ये कोई सदियों पुरानी नाविकों की दंतकथा नहीं है। अरे नहीं, ये तो एक मॉडर्न मिथक है जिसे हमारे ही समय में बनाया गया। तो सवाल उठता है कि ये बना कैसे? चलिए देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पूरी कहानी साफ हो जाती है कि कैसे इस मिथक को ईंट दर ईंट खड़ा किया गया। शुरुआत हुई 1950 में एक आर्टिकल से, फिर 1952 में फेट मैगजीन ने पहली बार इस ट्रायंगुलर एरिया का जिक्र किया। फिर 1964 में विंसेंट गैडिस ने इसे नाम दिया द डेडली बरमूडा ट्रायंगल। और फिर 1974 में चार्ल्स बर्लिट्स की बेस्ट सेलर किताब ने तो इसे पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो आप देख रहे हैं, ये कोई पुरानी कहानी नहीं, बल्कि 20वीं सदी में कुछ ही दशकों में इसे बनाया और फैलाया गया। अब देखिए, हर बड़ी कहानी, हर किंवदंती की एक जड़ होती है, एक शुरुआत। और बरमूडा ट्रायंगल के मिथक के लिए वो शुरुआत थी फ्लाइट 19 की कहानी। जरा इस पर गौर कीजिए, ये वो शब्द हैं जो फ्लाइट 19 के लीडर के कहे हुए बताए जाते हैं। हम किसी भी दिशा के बारे में पक्का नहीं कह सकते, सब कुछ गलत है, अजीब है, समंदर वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखना चाहिए। सोचिए, जब ये बातें 1962 में छपी तो लोगों के मन में क्या क्या ख्याल आए होंगे। ऐसा लगा जैसे 5 दिसंबर 1945 को वाकई कोई रहस्यमयी शक्ति वहां काम कर रही थी। लेकिन इन सारी सनसनीखेज कहानियों के ठीक उलट, जब अमेरिकी नेवी ने अपनी आधिकारिक जांच पूरी की तो नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत ही साधारण था। नेविगेशन में गलती हुई और विमानों का ईंधन खत्म हो गया। बस ये एक दुखद मानवीय भूल थी, और यही वो सच है जिसे ज्यादातर कहानियों में गोल कर दिया जाता है। तो ठीक है, अब तक हमने कहानी सुनी। अब जरा इस प्रचार और हाइप से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब रिसर्चर्स ने असल में फैक्ट्स की, तथ्यों की गहराई से जांच शुरू की तो उनके हाथ क्या लगा। यहाँ पर एक नाम बहुत जरूरी है, लैरी कुश। 1975 में उन्होंने इस पूरे मामले की शायद सबसे डिटेल्ड जांच की, और उनके जो निष्कर्ष थे, उन्होंने तो इस पूरी कहानी की नींव ही हिला दी। उन्होंने क्या पाया? पहली बात कि गायब होने की जो संख्या बताई जा रही है वो उस इलाके के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं थी। दूसरी कि कहानियों में कभी भी खराब मौसम और तूफानों का जिक्र नहीं किया जाता था। और तो और कई घटनाएं तो इस तथाकथित ट्रायंगल के मीलों बाहर हुई थीं। उन्होंने साफ कहा कि ये पूरा रहस्य मैन्युफैक्चर्ड है, यानी बनाया गया है। इसका एक परफेक्ट उदाहरण है वीएफ फॉग नाम के जहाज का मामला। देखिए, कहानियों में क्या कहा गया कि जहाज ट्रायंगल में बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। और सच क्या था? सच ये था कि जहाज टेक्सास के तट के पास डूबा था। यूएस कोस्ट गार्ड को इसका मलबा मिला, तस्वीरें ली गईं और कई शव भी बरामद हुए। तो साफ देख सकते हैं कहानी क्या है और हकीकत क्या है। और शायद सबसे बड़ा और मजबूत सबूत तो ये है, जरा सोचिए, जो कंपनियां जहाज़ों का बीमा करती हैं, उनका तो पैसा दांव पर लगा होता है। दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री बीमा कंपनियों में से एक लॉयड्स ऑफ लंदन इस इलाके से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए कोई एक्स्ट्रा चार्ज, कोई बढ़ती प्रीमियम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि उनके डेटा के हिसाब से यहाँ कोई ऐसा अनोखा या असामान्य खतरा है ही नहीं। बात खत्म। तो अगर कोई पैरानॉर्मल शक्ति नहीं है, कोई एलियन नहीं है, तो फिर इन हादसों के पीछे की वजह क्या है?
जवाब, जैसा कि अक्सर होता है, विज्ञान और सीधे साधे तथ्यों में छिपा है। इसकी कई प्राकृतिक वजह हैं और सब बहुत लॉजिकल हैं। पहली, मौसम। ये इलाका भयंकर तूफानों के लिए जाना जाता है जो पलक झपकते ही आ जाते हैं। दूसरा, गल्फ स्ट्रीम। ये समंदर के अंदर एक तेज नदी की तरह है जो किसी भी मलबे को कुछ ही घंटों में मीलों दूर बहाकर ले जा सकती है। तीसरा, कंपस की गड़बड़ी। और आखिर में, और सबसे जरूरी, ह्यूमन एरर, यानी इंसानी भूल। अच्छा, एक और बड़ी दिलचस्प थियरी है मीथेन हाइड्रेट्स की। इसमें कहा जाता है कि कभी-कभी समंदर के नीचे से अचानक मीथेन गैस के बड़े-बड़े बुलबुले निकलते हैं, जो पानी की डेंसिटी कम कर देते हैं और जहाज अचानक डूब जाता है। सुनने में तो काफी साइफाई लगता है ना? लेकिन जियोलॉजिकल सर्वे करने वालों का कहना है कि इस इलाके में पिछले 15,000 सालों में ऐसा कोई बड़ा गैस रिलीज हुआ ही नहीं है, तो ये थियरी भी खारिज हो जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर सारे सबूत इतने साफ हैं, तो भी ये रहस्य आज तक जिंदा क्यों है? ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये मिथक गढ़ा क्यों गया था और ये आज भी इतना पॉपुलर क्यों है। 1976 की एक डॉक्यूमेंट्री में कही गई ये बात मुझे लगता है पूरी कहानी का सार है। जब हम असल सोर्स या इसमें शामिल लोगों तक पहुंचे, तो रहस्य हवा हो गया। इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, असली रहस्य फैक्ट्स में नहीं था, रहस्य था कहानी सुनाने के तरीके में। और ये है आखिरी कील ताबूत में। अमेरिकी सरकार का जो बोर्ड ऑन जियोग्राफिक नेम्स है, वो बरमूडा ट्रायंगल को आधिकारिक तौर पर एक भौगोलिक जगह मानता ही नहीं है। मतलब ऑफिशियली नक्शों पर ऐसी कोई जगह है ही नहीं। तो आखिर में बरमूडा ट्रायंगल की ये पूरी गाथा हमें अटलांटिक महासागर के बारे में उतना नहीं बताती जितना ये हमें हमारे बारे में बताती है। ये दिखाती है कि हमें एक अच्छी रहस्यमयी कहानी कितनी पसंद है, हमारा अनजाने और रहस्यमयी चीज़ों के प्रति खिंचाव कितना मजबूत है, भले ही सारे तथ्य किसी और ही दिशा में इशारा क्यों न कर रहे हों।